नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं जेल की और 24 के चुनावी खेल की। राजनीति में, सियासत में जानकार हमेशा ये कहते आए हैं, एक रात भी बहुत लंबा वक्त हो जाता है। ये राजनीति का जो ऊंट है, ये लगातार करवट बदलता रहता है। और राजनीति के ऊंट ने क्या 4 दिन पहले एक और करवट और अहम करवट ली है क्या? चुनावी समीकरण इससे बदल जाएंगे क्या? क्या मानस पर असर पड़ेगा जनता जनार्दन यानी आपके? और 4 दिन पहले क्या हुआ था? 4 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले के आरोप में हिरासत में ले लिया। 28 मार्च तक वो हिरासत में रहने वाले हैं, अब जेल में हैं। तो क्या इससे चुनावी खेल बदलेगा? समीकरण क्या पलटेंगे? 21 तारीख को गिरफ्तार किए गए, 22 को कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक उन्हें ईडी की रिमांड पर भेज दिया। 23 तारीख को यानी कि कल, बीता हुआ कल, उनकी धर्मपत्नी आईआरएस ऑफिसर रह चुकी हैं, 2016 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी, सुनीता केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने बाकायदा अरविंद केजरीवाल का एक खत पढ़ा। बहनों को, माताओं को भरोसा दिया, आपको 1000 रुपए देते हैं, वो आपका बेटा है, आपका भाई है, अरविंद केजरीवाल ये देते रहेंगे। यानी कि एक सिंपैथी कार्ड, जन समर्थन का दायरा और बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जेल से आज अरविंद केजरीवाल ने पहला निर्देश भी जारी कर दिया पानी की समस्या को लेकर। अब इस पर इतनी भाव विभोर हो गई, उन्हीं की मंत्री आतिशी, वो कहती हैं केजरीवाल ने मुझे जेल से लिखित आदेश भेजा जिसे पढ़ते वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। और अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि मैं इस्तीफा देने वाला नहीं हूं, मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। अब यहां पर कुछ अप्रत्याशित भी हो रहा है। आजाद भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहली बात जो हुई, सिटिंग सीएम, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियां हुई हैं, 2014 में जयललिता को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले जब देखा कि गिरफ्तारी तय है तो इस्तीफा दे दिया और पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया था। यही काम अभी हमने कुछ दिनों पहले झारखंड में होता देखा। हेमंत सोरेन दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा उनकी हालत हो गई थी, तो इस्तीफा दिया, दूसरे मुख्यमंत्री बने, जेल में गए हेमंत सोरेन। पर यहां पर सिटिंग सीएम जेल भेज दिया गया है और अब वो ये कह रहे हैं कि मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा। अब कानून में ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि आप जेल गए तो आपको इस्तीफा देना ही है। पर नैतिकता का भी एक तकाजा होता है। भाई, आप आरोपी हो गए, इस नैतिकता, इस ईमानदारी और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का दम भरते थे 2011 में अरविंद केजरीवाल। इंडिया अगेंस्ट करप्शन सड़कों पर उतरे थे। पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, यह तो मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अब हमने एक त्वरित सर्वे भी कराया। 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में ले लिया गया अरविंद केजरीवाल को। 22 को शाम को हमने ये दिखाया था, मैंने अपने कार्यक्रम में दिखाया भी, उसके कुछ अंश मैं आपके सामने फिर से पेश कर रहा हूं। पहला सवाल जो हमने पूछा था, एबीपी न्यूज और सी वोटर का यह सर्वे है, केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा?
बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। 45% लोग कह रहे थे थोड़ा असर पड़ेगा, ये 17%, आंकड़ा 62% हो जाता है। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को फायदा होगा? हां कहने वाले 48, ना कहने वाले 39। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को सहानुभूति वोट मिल सकते हैं? हां कहने वाले 52% हैं। अब इसको अगर हम अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, बात दिल्ली तक महदूद नहीं रहने वाली है। विपक्ष कह रहा है कि ये तो ऑक्सीजन सप्लाई ही कट कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में देखिए जी क्या गड़बड़ झाला हो रहा है। 50%, एक पार्टी को 50% में पूरी राजनीतिक जमात सिमट गई। 8,251 करोड़ रुपए चुनावी चंदे के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी को मिले। कांग्रेस अ डिस्टेंट सेकंड 1,952 करोड़, 1,717 करोड़ तृणमूल को, 1,402 करोड़ बीआरएस को और बीजेडी को 1,020 करोड़। पर इसमें डेविल लाइज इन द डिटेल जो कहते हैं ना, ये चुनावी चंदा किसने दिया? चुनावी चंदा तो मिलेगा और भाई जो सत्ता में होता है उसको ज्यादा मिलता है, मान लिया। पर 5 सबसे बड़े डोनर्स, चंदावीर, दानवीर, 3 उन पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे थे। 30 सबसे बड़े जो दानवीर थे, 14 पर सेंट्रल एजेंसीज छापेमारी कर रही थी, किसी की संपत्ति जब्त की जा रही थी। तो यहां विपक्ष सवाल उठा रहा है ये हफ्ता वसूली भी हो रही थी क्या? चंदा दो धंधा लो। मेगा इंजीनियरिंग को बोरीवली से थाने का टर्मिनल मिल गया चंदा देने के बाद। फ्यूचर गेमिंग, मैंने पहले भी कहा, ना वेबसाइट ना एड्रेस, 1,368 करोड़ रुपए का चंदा देता है उसका मालिक। 2 बार छापेमारी हुई, संपत्ति जब्त हुई। वेदांता से लेकर जिंदल खदान जब मिलती है उससे पहले कुछ चंदा देते हैं, उसके बाद चंदा देते पाए जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल से कैसे जुड़ जाता है यह मामला? औरोबिंदो फार्मा है, उसके निदेशक शरद रेड्डी, वो सरकारी गवाह है इस मामले में, शराब घोटाले में। अभियुक्त के तौर पर उसे गिरफ्तार किया गया था 11 नवंबर 2022 को। 4 दिन बाद ही 5 करोड़ का चंदा दे दिया औरोबिंदो फार्मा ने और कुल जमा 34.5 करोड़ रुपए दिए बीजेपी के खाते में। कुल मिलाकर 54 करोड़ का चंदा था। तो सरकारी गवाह बन गया क्योंकि उस पर सीबीआई का मामला था, ईडी का पीएमएलए नहीं लगा था। अब जयराम रमेश वो कह रहे हैं ये कनेक्शन देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। 5 बजे 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के डंडा चलाने के बाद सारी जानकारी बॉन्ड्स की एसबीआई ने चुनाव आयोग को दे दी और वो अपलोड हो ही रही थी कि 8 ईडी के अधिकारी पहुंच जाते हैं सिविल लाइंस दिल्ली में, जहां पर अरविंद केजरीवाल का मकान है। पर ये एक सिक्के का पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू भी तो 9 समन मिले अरविंद केजरीवाल को, नहीं गए, अंगूठा दिखा रहे थे, चोर की दाढ़ी में तिनका था क्या? अब इन सवालों में आजकल आम आदमी अपना दिमाग चला रहा है। सवाल ये कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है चुनाव में, या दरअसल बीजेपी ने इंडिया का जो ये गठबंधन है ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया है। पहले नीतीश कुमार को अपने खेमे में ले आए, अब अरविंद केजरीवाल को जेल में जो डाल दिया गया है, उनके पास चेहरे के नाम पर बहुत कम लोग बच गए हैं। और कांग्रेस के साथ अभी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का गठबंधन सामने नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र की सीटों का ऐलान ही नहीं हो पा रहा है।
तो जेल के इस खेल में विपक्ष मजबूत हो रहा है या और बिखरता दिखाई दे रहा है? और फैसला किसे करना है? आम आदमी को। इसमें मैं थोड़े से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी जाऊंगा। इंदिरा गांधी आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई जून 1975 में। 77 में चुनाव करवाए तो सत्ता हाथ से चली गई, क्योंकि जन विरोध, जन आक्रोश का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर एक दिन के लिए ही जेल भेजी गई, अगले दिन जमानत मिल गई थी। 78 में नवंबर के महीने में चुनाव लड़ा, चिकमंगलूर से जीत गई। 79 में फिर 7 दिन के लिए जेल भेजी गई और फिर चुनाव जो हुए थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वो वापस आ गई। तो जन आक्रोश जन समर्थन में भी बदल गया कि अरे इंदिरा गांधी को जेल डाल दिया। तो आज की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति क्या बता रही है, इसी पर चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, केजरीवाल गए जेल, चुनाव में होगा बड़ा खेल, और सीएम की जेल यात्रा, किसकी कितनी बढ़ी वोट मात्रा। और चर्चा में आज मैंने किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को न्योता नहीं दिया, क्योंकि वहां तो अपनी अपनी ताल ठोकी जाएंगी, आरोप लगेंगे। देश के वरिष्ठतम पत्रकारों को मैंने न्योता दिया है। उनमें एक चुनावी विश्लेषक भी हैं, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, और सीधी बात में, सीधा सवाल में सीधी बात करने वाले प्रभु चावला भी जुड़ गए हैं और सबसे तजुर्बेकार हैं इस पैनल में। तो ये राजनीति का ऊंट करवट ले रहा है। ये करवट किसको तकलीफ देने वाली है? ये जेल का खेल जो है 24 के चुनावों पर क्या असर डालने वाला है? अब 4 दिन हो गए हैं, किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचे प्रभु? नहीं, ऐसा अभी जल्दी है थोड़ा सा। ये है कि एक ही काम होगा इसमें, सारे विरोधी दल जो अलग अलग बिखर रहे थे, डर के मारे शायद इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे 31 मार्च को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम रैली करेंगे, रैली होने वाली है दिल्ली में। आपको याद है 24 जून या 23 जून को, हाँ 31 मार्च जब हो रहे हैं उसमें नेता सारे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद इस तरह की रैली करना, आपको याद है आपने इमरजेंसी का रेफरेंस दिया, 24 जून को भी रामलीला मैदान के अंदर बहुत बड़ी रैली हुई थी, जयप्रकाश नारायण उनसे थे, उसके बाद वो अरेस्ट हो गए थे सारे के सारे रात में। ये इतिहास है अपने आप में, आपने इतिहास की बात की, मैं वो बता रहा हूँ। तो पहला निष्कर्ष ये है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से काफ़ी लोग, एक जो पहले थोड़ी बहुत टूट दिखाई दे रही थी, सीटों की एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी ये दूसरी बात है, परंतु एक भय का वातावरण जो इकट्ठा हुआ था, जिसकी वजह से सारे नेता पहले भी भुगत चुके हैं, ईडी के नोटिस आ चुके हैं, सब जा चुके हैं, उनसे कई जेल में जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो हैं 131 अपोजिशन लीडर्स जो हैं, जो बीजेपी के खिलाफ हैं, वो अभी तक ईडी और सीबीआई की झेल चुके हैं उनका, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। परंतु 2024 के ऊपर इतना प्रभाव ज़रूर पड़ सकता है कि 1 to 1 जो झगड़ा होगा उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन जो है, यूनिटी जो है, अपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा कम एक 1 to 1 सीटें होंगी उसके अंदर उतना ही चैलेंज बीजेपी के ऊपर होगा। जैसे अभी उड़ीसा के अंदर इन लोगों का गठबंधन नहीं हुआ, आपने कहा कि महाराष्ट्र और बिहार में भी नहीं हो रहा है, परंतु मेरे को लगता है कि ये अरेस्ट एक सिंबॉलिक है कि अगर आप लड़ेंगे तो जिएंगे, अगर आप सरेंडर करेंगे तो मर जाएंगे। ये जीने का और मरने का सवाल है। अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज करके सिटिंग चीफ ने, जो आपने कहा, उन्हें इस्तीफा नहीं दिया, मॉरल ग्राउंड पे उनको इस्तीफा देना चाहिए था, ऐसा सबका मानना है। परंतु कहते हैं इसके अंदर जो, जैसे आपने कहा, शरद रेड्डी जैसे लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया और अप्रूवल बन गए, अगर उसकी वजह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है, अगर वही स्टेटमेंट है जिसकी बेसिस पर अरेस्ट किया जा रहा है, तो मेरे को लगता है इसलिए अपोजिशन लीडर उनके साथ खड़े हो रहे हैं। वो ईमानदार हैं या नहीं है वो तो कोर्ट फैसला करेगा, परंतु 2024 की मध्य रखते हुए मेरे को लगता है अपोजिशन यूनिटी के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो उनके प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो बढ़ते नजर आएंगे। बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है क्या? ये एक बड़ा रिस्क, जोखिम लिया है क्या प्रभु, कि केजरीवाल को जेल में डाला? अब इसमें 2 तरह के नैरेटिव चल रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार
पर कार्रवाई हो रही है या विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? आम जनता, देश संवेदनाओं का देश है, हमारे भावनात्मक होते हैं वोटर्स, ये पब्लिक सब जानती भी है। सवाल पब्लिक में कौन इस बात को मजबूती से रख पाएगा या रखता दिख भी रहा है आपको? वहां अटकेगी क्या गाड़ी? तो नहीं, परसेप्शन के हिसाब से लगता है जो मिडिल क्लास है ना इस देश के अंदर, ओपिनियन मेकर्स है। इमरजेंसी के अंदर मिडिल क्लास काफ़ी काली हो गई थी। मेरे को लगता है कि इस बार मिडिल क्लास के ऊपर एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस देश के अंदर कभी भी कोई भी अरेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार का सवाल तो है, परंतु केजरीवाल का भ्रष्टाचार पिछले 3 महीने से उनके ऊपर चल रहा था। 8 समन उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किए। एक चीफ मिनिस्टर है, उसको लॉ की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, क्योंकि समन आए थे तो उनको जाना चाहिए था। जैसे सुरेन साहब ने इग्नोर किया अपने आप को, और जो बनर्जी हैं अपने वेस्ट बंगाल के, वो हर बार गए, हर बार जाते रहे। और इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो जब चीफ मिनिस्टर थे, जब समन आया था वो भी गए थे। तो मेरे को लगता है कि वो एक चूक उनसे ज़रूर हुई है कि लॉ जब आप फॉलो नहीं करेंगे चीफ मिनिस्टर होने के बाद, अब 8 बार समन भेजेंगे, आप नहीं जाएंगे, तो एक कानूनी दाव पेच तो बन जाते हैं, कोर्ट भी बायस हो जाते हैं इस चक्कर में। पर पलटकर दूसरी तस्वीर ये भी सामने आती है प्रभु, पलटकर तस्वीर ये भी सामने आती है कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है एनसीपी ने, नेचुरली करप्ट पार्टी है। तो अजित पवार हो, चाहे हसन मुशरीफ हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हों, उन पर भी एविएशन का घोटाला चल रहा था, सुनील तटकरे, वहां तो कोई समन हमने जाते देखे नहीं। वो कार्रवाई कहां है, वो कहां थम गई, ये कोई बताता नहीं। हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, बीएस येदियुरप्पा, इनका तो मैं जिक्र भी नहीं कर रहा। नहीं, जैसे ऑपोजिशन कह रही है ना संदीप कि वो वॉशिंग मशीन रखी है उन्होंने अपने पास, आप वहाँ जाएंगे थोड़ी देर के ऊपर आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा। सवाल ये है कि अगर आप भी, जैसे कांग्रेस पार्टी जितना केजरीवाल के खिलाफ बोला इस इशू पर, शराबबंदी के ऊपर, जब नीति के ऊपर, सबसे पहले शिकायत तो कांग्रेस ने दर्ज कराई थी, बीजेपी ने थोड़ा कराई थी शराब घोटाले पर। कांग्रेस की नहीं, सबसे पहले तो सिरसा साहब थे, सरदार जी, जो अकाली दल छोड़ करके बीजेपी में आए थे। हाँ। हमारे अखबार ने सबसे पहले ये स्टोरी ब्रोक की थी, बाकी किसी अखबार में अखबार छपी नहीं थी। हमारे अखबार ने मॉर्निंग स्टैंडर्ड के अंदर लीड स्टोरी फ्रंट पेज पे छपी थी, उस पर हमारे ऊपर भी आरोप लगे थे। सवाल ये है कि राजनीति में जो है ना, कन्वीनियंस इज ए मैटर ऑफ कन्विक्शन, इज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस। किसी कन्विक्शन नहीं है कोई भी पार्टी की। मेरे तो वोट चाहिए, उसके जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो हैं, मोदी जी से बढ़िया कोई जानता नहीं है। तो उन्होंने दिखा दिया कि मेरे साथ साम भी है, दंड भी है, भेद भी है, मैं तोड़ भी सकता हूँ, मैं दंड भी दे सकता हूँ, मैं सब कुछ सकता हूँ। और उसके बावजूद आम आदमी, मेरा सवाल ये था, आम आदमी से कहेगा कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या अति हो रही है और इसको हम इलेक्टोरल बॉन्ड से भी जोड़े हैं, जिस पर बीजेपी खुलकर कुछ बताने को अभी तक भी तैयार नहीं है। जो आया है वो एसबीआई के हवाले से ही आया है, और उसमें भरमार है उन छुट भइयों की, छोटी छोटी मछलियों की, जिन पर ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही थी। क्विड प्रो क्वो को लेकर एक खामोशी, एक चुप्पी साधी हुई है बीजेपी ने। संदीप, मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि जितनी भी करप्शन थे, 4G का मामला था, 2G का मामला था, उस पर जितना कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला था, कितना बढ़ चढ़ कर मीडिया ने उसको उछाला था, कितना जाकर के पब्लिक ओपिनियन बनाया गया था उस जमाने में। इस तरह जो है सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा। मन में होगा तो कोई दूसरी बात है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी की मैं कहूँगा कि इसकी वजह से चाहे कुछ कोई कहेगा डर के मारे नहीं कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं मन के अंदर, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, मेरे को लगता है थोड़ा सा असर इसका ज़रूर हुआ है, परंतु पब्लिक ओपिनियन इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा कि सड़कों पर आकर के लोग विरोध करना शुरू करें। लाखों लोग इमरजेंसी में आकर के नेहरू वहाँ रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे हो गए थे, कई बार प्रदर्शन बड़े हुए। अब आप दिल्ली के अंदर रूल कर रही है, 67 सीट्स लेके गई है, आप 10,000 20,000 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाए। वो कहेंगे हमारे ऊपर लोग आते नहीं हैं, ये नहीं आते हैं। तो पब्लिक जो है अंदर ही अंदर घुट के बैठी है कि हम जब मौका आएगा तो डब्बे में जब बटन दबाएंगे तो हम बदला ले लेंगे, वो दूसरी बात है। परंतु सड़कों के ऊपर उतना गुस्सा तो दिखाई नहीं, फेयर पॉइंट, सड़क पर वो गुस्सा फूटता दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता तो हल्ला काट रहे हैं पिछले 4 दिनों से। ऐसे में संजय, जो हमने ये त्वरित सर्वे किया था, उसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा, जो हमने सवाल पूछा, 45% कह रहे हैं बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, 17% कह रहे हैं हाँ असर पड़ेगा, थोड़ा असर पड़ेगा, 62% का ये आंकड़ा हो जाता है। ये आंकड़ा कुछ दर्शा रहा है। और ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि प्रभु कह रहे हैं सड़क पर लोग अभी निकलते नहीं दिख रहे हैं, जैसा हमने बहुत बार पहले निकलते देखे हैं।
संदीप, मैं प्रभु चावला जी की बात से ज्यादा सहमत हूं। और आंकड़े जो दिखा रहे हैं थोड़ा सा मतभेद है। आंकड़ों के साथ अगर जाऊं भी तो देखिए, आम आदमी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो बहुत लिमिटेड है उसका असर। 13 सीटें पंजाब में है और 3 या 4 सीटें दिल्ली में है और 1-2 सीटें इधर उधर है, गुजरात, गोवा। अगर आप मान भी लें कि बहुत असर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी 50 सीटें जीत जाएगी, 20 सीटें जीत जाएगी? ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। अगर ये मान भी लें आम कि आदमी असर का ही हो रहा सवाल है या चेहरा बनेंगे अरविंद केजरीवाल और इसका विपक्ष को, ये आंकड़ा विपक्ष के समर्थन में नहीं तब्दील होगा, ये आम आदमी पार्टी तक ही रहेगा? कुछ आप इस ओर इशारा कर रहे हैं क्या संजय? है? बिल्कुल नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता है विपक्ष जितना एकजुट होने की कोशिश करेगा इस मुद्दे पर, उतना मोदी और बीजेपी की जो प्रचार तंत्र है उस पर अटैक करेगी कि ये साथ किस लिए आ रहे हैं। जब भ्रष्टाचार पर चोट पड़ रहा है, जिन भ्रष्टाचारियों पर जब अटैक हो रहा है, तब ये साथ आ रहे हैं। तो नैरेटिव बनाने की प्रक्रिया है, नैरेटिव बनाने की जो कला है, वो बीजेपी ने महारत हासिल की हुई है। आप जैसे ये साथ आएंगे कि भाई अब तो साथ आने की जरूरत है, नैरेटिव बहुत अलग है। देश में नैरेटिव है प्रधानमंत्री नहीं, मोदी पब्लिक ने ये एक भी देखा है ना, ईमानदार मैंने नेता इतने है, नाम उनकी लिए, छवि वो मुझे अजित बहुत पवार हो, अच्छा लगता है। छगन भुजबल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, जो बीजेपी के साथ आता है वहां कार्रवाई रुक जाती है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप सर्वे में ये सवाल पूछें कि क्या ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और कार्रवाई एक तरफा होती है, तो बड़ी संख्या में लोग कहते हैं हाँ ऐसी बात तो है, लेकिन साथ ही साथ एक राइडर लगाते हैं, लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो चूंकि भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, इस पर जनता, मतलब अगर उन्हें जब दिखाई पड़ता है कि कोई भ्रष्टाचारी नेता है, कोई पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, सरकार ने भ्रष्टाचार किया और कार्रवाई होती है, जनता के बीच में बड़ा उत्साह होता है, बड़े खुश होते हैं, कहते हैं नहीं ये जरूरी है। क्योंकि राजनीति को भ्रष्टाचार के साथ ऐसा जोड़ के देखा जाने लगा है कि मानते हैं कि सभी भ्रष्टाचारी हैं। उसमें अगर कोई एक नेता क्लीन छवि लेके आगे आता, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहा हूं, तो बहुत अहमियत होती है उस बात की। और यह बहुत बड़ा एसेट है इस वक्त बीजेपी के लिए कि भाई इनके नेता प्रधानमंत्री बड़े ईमानदार छवि के हैं, न खाने दूंगा और न खाऊंगा न खाने दूंगा। यह बात बहुत हद तक लोगों के जहन में बैठ गई है। और इसी के लिए आप देखें इन दिनों जितने कैंपेन हो रहे हैं संदीप, इसमें राम मंदिर का जिक्र बहुत नहीं हो रहा है, हिंदुवाद राष्ट्रवाद नहीं, करप्शन पर चोट। ये बड़ा मुद्दा बन गया है। ये डिविडेंड्स दे पाएगा जैसा पुलवामा ने दिया, या बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, जो रसोई गैस की मार 2014 में चला था पुलवामा, इस बार भ्रष्टाचार वो डिविडेंड्स दे पाएगा क्या बीजेपी को, या ये एक ट्रिकी विकेट पर खेल रही है बीजेपी? नहीं नहीं, मुझे लगता है वैसा डिविडेंड नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रिकी विकेट पे है। लेकिन साथ ही साथ जैसा पुलवामा का डिविडेंड मिला था वैसा डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलवामा के समय बीजेपी, पुलवामा जब तक नहीं हुआ था, बीजेपी की जो पॉलिटिकल ग्राफ थी वो थोड़ी सी नीचे गई हुई थी, इसी के लिए डिविडेंड दिखाई पड़ा। इसमें बीजेपी का ग्राफ ऑलरेडी ऊपर मुझे दिखता है। पिछले 3-4 महीनों से जो कुछ भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, इन सब चीजों से बीजेपी का जो कह रहे कि अगर आप कहें कि पॉलिटिकल पैमाने में बहुत ऑलरेडी ऊपर था, तो डिविडेंड वैसा नहीं है कि एक एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन कहीं से भी मुझे यह नहीं लगता है कि इससे कोई बीजेपी को नुकसान हो रहा है और ऐसा नैरेटिव के सहारे बीजेपी फायदा बीजेपी को नुकसान हो जाएगा कि एक तरफी कार्रवाई हो रही है। ऐसा होते हुए मुझे बिल्कुल भी दिखाई तो आपको ऐसा कोई नुकसान होते नहीं दिख रहा? ये राजनीति के ऊंट ने जो करवट बदली है, आप इसे कैसे आंक रहे हैं? अबे देखिए, जो करवट तो बदली है ना ऊंट ने, निश्चित रूप से ऊंट ने करवट बदली है। और मैं ये समझता हूं कि खासतौर से दिल्ली के मतदाताओं के संदर्भ में मैं अपनी बात कहूंगा। दिल्ली में स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो रणनीति अपनाई है, उन्हें पहले से पता था कि हम गिरफ्तार किए जाएंगे। उन्होंने पहले से इसकी एक पेशबंदी की थी, उनकी एक रणनीति है। उस रणनीति के तहत वो जेल से सरकार चलाएंगे। अब वो जेल से अगर सरकार चलाएंगे
तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद होगी। भाजपा को तय करना पड़ेगा कि उन्हें जेल से सरकार चलाने दी जाएगी या नहीं चलाने दी जाएगी। अगर वो चलाने देते हैं तो भाजपा अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व से वंचित करना चाहती थी। अगर वो या तो विधानसभा को निलंबित करेगी भाजपा या विधानसभा को भंग करेगी। दोनों 239 ए और 239 ए बी, हाँ, दोनों ही उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में दिल्ली के ऊपर एक नौकरशाह सरकार काबिज होगी। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ढह रही है। जी जी, जो जब एलजी ये रिपोर्ट देंगे तो उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाएगा। भाजपा को तय करना है करेगी कि नहीं करेगी। चुनाव के टाइम हाँ, पर अगर वो 25 मई को होने वाले हैं वैसे दिल्ली में चुनाव, अभी 2 महीने का वक्त 2 महीने का वक्त। अगर वो करती है ऐसा तो फिर भाजपा को जो एक नौकरशाहाना सरकार होगी जिसका नुकसान वो 2014-15 में उठा चुकी है, तब भी सस्पेंडेड एनिमेशन में थी दिल्ली की विधानसभा, और एनिमेटेड सस्पेंशन में भी आ सकती है। जी, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। तो उसकी जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी जमा हुई थी सब बीजेपी के दरवाजे पे उसका ठीकरा फूटा और बीजेपी की 3 सीटें विधानसभा में रह गई। आपने जो सर्वे कराया है, सर्वे सारी बातें नहीं कहते लेकिन फिर भी एक इशारा तो करते ही हैं। आपने जो सर्वे कराया है वो सर्वे मुझे नहीं लगता कि लोगों ने वो विधानसभा का चुनाव ध्यान में रख के जवाब दिए हैं। मेरा मानना है कि उन्होंने लोकसभा का चुनाव ध्यान में रख के जवाब दिए होंगे। इस बार दिल्ली में एक अलायंस भी है भाजपा के खिलाफ जो पिछले 2 चुनावों में नहीं था, 2014 में और 2019 में। मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा मानता हूं बहुत ताकतवर है। भाजपा का वोट बैंक 50% से ऊपर था। आप ठीक कह रहे हैं, मैं ही कह रहा हूं भाजपा दोनों के जोड़ दो तब भी वो 5, 7, 10%, 12% पीछे। आपकी बात सही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत शक्तिशाली है लोकसभा के संदर्भ में, विधानसभा के संदर्भ में शक्तिशाली नहीं है। लेकिन ये अलायंस है, साथ में ये सब घटनाएं हो गई हैं, ये सर्वे है। इसका मतलब यह है कि कुछ परिस्थिति में परिवर्तन आ सकता है। किस हद तक आएगा, कहां तक पहुंचेगा, ये मैं नहीं कह सकता। सवाल उठने लगे हैं क्या जनता के मन में? देखिए, कुछ ना कुछ तो जनता के मन में पकड़ा होगा। या तो वो पकड़ा होगा जो संजय जी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। अगर जनता ये मान रही है कि बिल्कुल ठीक हो रहा है तब तो फिर लोकसभा से लेकर विधानसभा तक इसका असर रहना चाहिए, क्योंकि ये मसला भ्रष्टाचार का है। अगर जनता ने ये मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, आम आदमी पार्टी ने एक भ्रष्ट सरकार चलाई है, शराब नीति में रुपया कमाया है, तो उन्हें लोकसभा में भी हारना चाहिए बुरी तरह, और उसके बाद में 11 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में भी बुरी तरह हारना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर लोकसभा में हार जाएंगे, विधानसभा में जीत जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं तो भाई ठीक है, स्प्लिट वोट की परिघटना है, हम मानते हैं, सब लोग सेफोलॉजिस्ट लोग कहते भी हैं। लेकिन ये मसला तो भ्रष्टाचार का मसला तो स्प्लिट वोट का नहीं है कि लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा असर डालेगा और विधानसभा के चुनाव में वो 0 हो जाएगा। अब वो भाजपा फिर से हार जाएगी वहां पे। आपने तो सब सवालों के सवाल जवाब जी, आपने दिल्ली के संदर्भ में किया है विश्लेषण। विनोद, अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो जानकारियां सामने आई हैं, जिसका मैंने विस्तार से विवरण कर दिया है, और अरविंद केजरीवाल की ये गिरफ्तारी, अखिल भारतीय स्तर पर क्या आपको कुछ हलचल 24 के खेल में ये जेल का मेल कुछ मिलता दिख रहा है? आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। हाँ, नहीं अनम्यूट करना मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, अब आने मुझसे पूछ रहे हो ना? हाँ जी, मुझसे पूछ रहे हो ना जी। ऐसा है संदीप, मैं इसको बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। ये जो एक्साइज का केस है और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस है और इसके तार जुड़े हुए हैं, इसका कुछ प्रमाण भी आ गया है सामने। ये किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इसका प्रमाण नहीं निकाला, इसका प्रमाण कुछ इंक्विजिटिव पत्रकारों ने निकाला है, इन्वेटरेट पत्रकारों ने निकाला है और जोड़े हैं तार कि भाई किस तरह से एक जो गवर्नमेंट का अप्रूवर बना हुआ था उस व्यक्ति को आरएपी होने के बाद किस तरह से उसको उस जाल में से निकाल दिया गया और अप्रूवर बना दिया गया पैसे देने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। देखिए, जितना पूरा प्रकरण है हम लोग बोलते नहीं हैं, और मैं बड़ी सधी हुई बात करना चाहता हूं क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये भारत की स्टेट का इंस्टीट्यूशन है और आज विवाद इस बात पे है कि ये स्टेट का इंस्टीट्यूशन सरकार के, जो पार्टी सरकार में है, उसके इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा है।
तो सवाल ये उठता है कि जब इसकी पोजीशन संदिग्ध है और एक नहीं अनेकों जो इंसिडेंट्स लोगों ने जोड़े हैं, जो तार जोड़े हैं, जो बताया गया है कि कब उन्होंने किसी की बेल पे आपत्ति नहीं की, कहीं रेड किया तो उसके बाद किसी ने पैसे दिए तो उस पे पेशरफ्त कम हो गई, उसके खिलाफ कार्रवाई नरम हो गई। ये सब एलिगेशन आज के दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे लग रहे हैं और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये भारत सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत काम नहीं, करता है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अखिल कंट्रोल भारतीय देशव्यापी स्तर पर कोई असर होता दिख रहा है? ये राजनीतिक नफे या नुकसान में भी तब्दील होगा क्या? मैं कुछ और, हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि अगर नैरेटिव ये बनता है कि किस बिना पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहत ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहनी चाहिए इतने एविडेंस के बाद, और क्या इस पे कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किसके निर्देश पे होनी चाहिए, क्योंकि जो आरोप अरविंद केजरीवाल पे है वही आरोप बदकिस्मती से आज के दिन केंद्र में जो सत्तारूढ़ दल है उसके नेतृत्व पे लगता है। क्योंकि अभी तक यह कहा जा रहा है कि पैसा पार्टी को मिला, उधर भी पैसा पार्टी को मिला, कांग्रेस में भी पैसा पार्टी को मिला और विपक्षी दलों में भी पैसा पार्टी को मिला। यह कहीं नहीं आरोप लग रहा कि किसी व्यक्तिगत, किसी नेता के व्यक्तिगत जेब में ये गया पैसा। तो इस हमाम में तो फिर सभी नंगे हैं ना। और इसलिए एक नेशनल इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए इस पे, जिसकी सदारत जुडिशरी की तरफ से होनी चाहिए और वहां पर जाने माने व्यक्ति बैठे हैं और जनता के सामने रखें। नहीं, आप बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं विनोद। खाका जो आप खींच रहे हैं कि भाई पार्टी को पैसा दिया गया शराब घोटाले में, तो पार्टियों को चंदा भी दिया गया है, उसको वहां बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। पर आम आदमी इसे कैसे देख रहा है, मैं अभी उसमें मेरी दिलचस्पी ज्यादा है। देखिए मेरी बात सुनिए, आम आदमी को तो दिखाना पड़ेगा ना। आम आदमी को तो, अगर मीडिया ईमानदार है तो वो दिखाए, क्योंकि आरोप अब ये भी लगता है और सब मीडिया पे लगता है, ये इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रहा हूं, सिर्फ उसी पे नहीं हर किसी पे लगता है कि ये जो पैसा मिला पॉलिटिकल पार्टीज को, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ। भाई वो पैसे को इलेक्शन लड़ने में तो इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि वो तो व्हाइट मनी है, वो तो सिर्फ एक हद तक ही इस्तेमाल कर सकते हो, अपने कैंडिडेट्स को दे सकते हो, पर उसका इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट में होता है, उसका इस्तेमाल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में होता है, पार्टी के लिए बिल्डिंगें बनाने में होता है। तो ये फिर अगर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया एक्साइज के केस में कुछ कंपनीज को, तो वो अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम था, तो ये जब किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ढीले कर दिए गए या किसी को बरी कर दिया गया, तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका जायज सवाल है। इस सवाल की बड़े मुद्दे सुनाई देगी। एक मिनट विनोद, अब दूसरे विनोद की भी बारी है। विनोद, आप जो ये घटनाक्रम, राजनीति का घटनाक्रम बदला है, और जैसा संजय कह रहे हैं, प्रभु जी भी कह रहे थे, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा तो बनता दिख रहा है, पर कौन क्या समझाता है वो तय करेगा चुनावी नतीजे। और अभी कौन बेहतर समझाता दिख रहा है, देखिए, या लड़ाई अभी हमें इंतजार करना होगा। संदीप, भ्रष्टाचार राजनीतिक मुद्दा पहली बार नहीं बन रहा है, पहली बार नहीं बन रहा है भ्रष्टाचार मुद्दा। 74 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जब जेपी आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ। वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। 1996 में नरसिम्हा राव पे भ्रष्टाचार का मुद्दा लगा, हर्षद मेहता कांड पे। 2014 में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा था। तो पहली बार नहीं है भ्रष्टाचार का मुद्दा। इस बार दिक्कत ये है कि केंद्र में जो पार्टी बैठी हुई है वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष के सारे नेता भ्रष्ट हैं और हम इन भ्रष्टाचार को साफ कर रहे हैं। ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाई जिस वक्त ये घोटाला हुआ उस वक्त का फोन नहीं पता केजरीवाल को, केजरीवाल कह रहे हैं मुझे नहीं पता फोन कहाँ गया। अब ये खबरें भी आती रहेंगी, पर ये तो सूत्रों के हवाले की खबर है। मैं इसके असरात पर ज्यादा, मैं असरात पे ही आ रहा हूं, मेरा ध्यान उधर ज्यादा, मैं असर पे ही आ रहा हूं। तो ये इस बार भारतीय जनता पार्टी, हमेशा सरकारों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, इस बार सरकार विपक्ष पे लगा रही है भ्रष्टाचार के आरोप कि विपक्ष के नेता जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये थोड़ा सा उलट दिया है उन्होंने इसको। अब अरविंद केजरीवाल चूंकि
देखिए, कुछ नेता ऐसे हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप बड़ी आसानी से चिपक सकता है भारतीय राजनीति में, जिनकी छवि है कि भाई पैसे लेते हैं, ये करते हैं, अलग अलग हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप चिपकना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मनमोहन सिंह पर आप नहीं चिपका सकते भ्रष्टाचार का आरोप, भले उनकी सरकार में चाहे कितना भ्रष्टाचार हुआ हो। नरेंद्र मोदी पे नहीं चिपका सकते, नीतीश कुमार पे नहीं चिपका सकते। यही स्थिति अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार का आरोप चिपकाना थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। ठीक है, ईडी ने कार्रवाई की, गिरफ्तार कर लिया, सब कर लिया, तो बीजेपी और बीजेपी का और ये दिल्ली तक ही रहेगी, ये मामला दिल्ली तक ही सीमित रहेगा या इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देखिए, देगी? दिल्ली में तो सबसे ज्यादा होगा इसका असर। बाकी राज्यों में अगर इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को लेके जाता है मजबूती के साथ, रोक रहा है अभी? नहीं तो अब तो जो अब पहली बार मतलब कितने महीनों बाद 31 मार्च पहली को अब बार इस वो- मुद्दे पर आ रहे हैं। हाँ, एक वरना साथ इस पे आ तो रहे उनको हैं। पहले ही आना चाहिए था, लेकिन पहली बार आ रहे हैं। और 31 मार्च को अगर वो रैली कर रहे हैं वहाँ रामलीला मैदान में, सारे नेता उसमें आते हैं, अधिकतम नेता आते हैं, और फिर इस मुद्दे को लेकर अपने अपने राज्यों में जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि सरकार कैसे विपक्ष के नेताओं को फंसा रही है। और उसमें अरविंद केजरीवाल एक नजीर बन सकते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है जैसे नेता को भी सरकार फंसा रही है। तो ये पब्लिक सिंपैथी का भी मामला बनेगा क्या ये? देखिए, अभी इंदिरा गांधी का उदाहरण आप ही ने दिया था कि इंदिरा गांधी को सिंपैथी मिली। इसके अलावा जयललिता जेल गई, उसके बाद उन पर मामला चला, जीत के आई, लगातार 2 टर्म जीती वो। लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार में सजायाफ्ता हो चुके हैं, कन्विक्टेड हैं, लेकिन उनकी पार्टी इस समय बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में आज की तारीख में। आप देखिए ना, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक अपने तरीके से लेती है चीज़ों को। बहुत सारे लोग इस वक्त, अभी आप सड़क पर जाएं तो दोनों तरह की ओपिनियन मिलेगी आपको। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि चूंकि अरविंद केजरीवाल इस देश में अन्ना आंदोलन के समय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के एक नेता रहे हैं, तो उन पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप- हजारे भी आकर कहते हैं कि अरविंद गलत राह पर चल पड़े। वो अन्ना और अरविंद का तो अपना झगड़ा पुराना है। वो तो उस पर अन्ना फिर इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? चलो, अरविंद गलत रास्ते पे चल रहे एएनआई हैं। की वो जो बाइट भी थी, लग रहा था कोई प्रॉम्प्ट भी मतलब कर चलिए रहा है। अन्ना, हाँ। तो ये इसलिए अन्ना का महत्व वो खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने लगातार चुप्पी साधे रखी पिछले 10 साल से। तो ये मुझे लगता है विपक्ष के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आज एकजुट हो रहे हैं वो। और मैं तो ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से आप ये कहिए कि गिरफ्तार हुए नहीं, गिरफ्तारी दी है। बीजेपी ने मौका दे दिया है, जोखिम उठाया है, या सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ये? नहीं, गिरफ्तारी। बीजेपी ऐसा है, देखिए बीजेपी ने निश्चित रूप से एक बड़ी रणनीति के तहत ये सारा हुआ है। ऐसा नहीं है बीजेपी ने इसका आकलन न किया हो या सरकार ने आकलन न किया हो कि इस गिरफ्तारी के क्या क्या असर होंगे। मुझे लगता है सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों को का ये मानना है, सत्ताधारी दल का, कि शायद अरविंद केजरीवाल का असर अधिकतम दिल्ली और थोड़ा बहुत पंजाब, इसके बाद नहीं होगा कुछ भी। और दिल्ली में भाजपा को भरोसा ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज मिला भी लीजिए तो भी हम 55% 56% पे 2019 में थे, तो भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और पंजाब में भाजपा के कोई बहुत बड़े स्टेक्स है नहीं। प्रभु, क्या बीजेपी ने जोखिम लिया है या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? प्रभु, आपसे सवाल था ये। अच्छा, मैंने सुना नहीं था। ठीक नहीं, सोचे सी रणनीति तो भाई, अगर अरेस्ट किया सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर, इसके पीछे प्लानिंग तो हुई होगी ना, क्योंकि उसके बिना तो अरेस्ट करेंगे नहीं किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर। वही इलेक्शन जब कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस हो जाता है उसके बाद तो अरेस्ट करने वाले जो हैं। तो आप ये कह सकते हैं हमने इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम दे रखी है, ईडी क्या कर रही है, क्या करप्शन के चार्जेस हैं, उससे दिल्ली इन पे बेसिस पे इंटरफेयर नहीं करते। जो जानते हैं हम सब पत्रकार हैं, हमें पता है कि ईडी के डायरेक्टर या सीबी के डायरेक्टर कोई बड़ा कदम उठाने से पहले पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछते हैं कि ऐसी इम्प्लीकेशन क्या होगी। बड़े रीति की सवाल ये है कि जो अभी बात विनोद अग्निहोत्री कह रहे थे कि इस वक्त है क्या इशू ये है कि ये अपोजिशन जो रिप्लेस करने जाती है सरकार को, उसको करप्ट करके आप अल्टरनेटिव जो है नैरेटिव ऐसा बना रहे हैं कि सारे देश के अंदर कि सारी अपोजिशन डीएमके बेकार है, ठाकरे साहब बेकार हैं, यादव साहब बेकार हैं, ममता बनर्जी खराब हैं, सारे के खिलाफ आपने केस बना करके भ्रष्टाचार अलायंस के नाम से उसको खड़ा कर दिया है। तो उसमें ये देखना है कि भ्रष्टाचार सारे जितने भी नेता नाम लिए आपने, स्टालिन के मिनिस्टर को रिफ्यूज़ कर दिया स्वीरिंग करने से, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपको मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। वहाँ आप देख लीजिए, केरल के अंदर भी देख लीजिए, सीपीएम की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कर्नाटका के अंदर भी लग रहे हैं। तो जितने भी चैलेंजर्स हैं मोदी जी के, उन सबको भ्रष्टाचार के केस बना करके ऑल इंडिया लेवल पर एक इंप्रेशन, आपने जो सवाल पूछा कि ऑल इंडिया लेवल पर असर होगा कि नहीं होगा, मोदी जी की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है
कि विरोधी दलों को ना तो उनके पास पैसा होना चाहिए, ना उनके पास वर्कर होने चाहिए, ना उनके पास लीडर होने चाहिए। जो लीडर ढंग के हैं, जैसे अशोक चौहान है, उसके ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं, परंतु उसको आप अपना ले लीजिए। तो लीडर भी ले लो जो चाहे भ्रष्टाचारी हो, परंतु उनके पास 10%, 5%, 3% वोट ना हो। तो हर स्टेट के अंदर आप ऐसे नेता तोड़ करके ले आइए जो भ्रष्ट हों, जिनके पास वोट तो हों कम से 5%, 3%, ताकि कांग्रेस खाते आपने जैसे तो कि उन्होंने कहा कि बंद करा दिए। तो विरोधी दलों के अंदर सारे प्रदेश के, हाँ, ये 115 strategy के करोड़ मामले रुपए हो रहा है तो कि रोक विरोधी लिए दल को वीक करना है। कांग्रेस के। ऐसे में संजय, ये राजनीति का जो साम दाम दंड भेद हो रहा है, क्योंकि आप चुनावी विश्लेषक हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है ना, बराबरी का चुनाव होना चाहिए। 24 बराबरी का चुनाव दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल बराबरी का चुनाव नहीं दिख रहा। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो तो साम दाम दंड भेद, सारे चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पर्पसिवली किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल तरीके से चीजें हो रही है। बहुत केयरफुली नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल मुझे लग रहा है 2024 का चुनाव में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड अब बचा नहीं है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड बचा नहीं है। पर राजनीति, फिर मैं वो कहूंगा, ये जो ऊंट है ना, राजनीति में एक रात भी लंबी रात हो जाती है और जनता जनार्दन का मानस अच्छों अच्छों को उखाड़ फेंकते हैं और कहां से क्या चमत्कार कर देते हैं, या लगातार वाली बात आगे और बढ़ती दिखाई देगी। ये तो आने वाले 2 महीने इस जो हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं वो इसकी गवाही देंगे ही। तो बात हो रही थी जेल की और चुनावी खेल की। केजरीवाल को जेल, बदल जाएगा 24 का खेल क्या? मोहित शर्मा हमारे दर्शक हैं, पंतनगर उत्तराखंड में रहते हैं। उनका कहना है कि भारतीय राजनीति अब रंजिश में बदल चुकी है। वो मैंने साम दाम दंड भेद शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया। और संदीप बड़सिकरी कैथल हरियाणा में रहते हैं। इनका कहना है कि जनता को दलदल से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करना चाहिए। पर किसका भ्रष्टाचार? इंडिया और एनडीए में लड़ाई यही हो रही है। कोई वॉशिंग मशीन की बात कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहा है। तो दरअसल फैसला आपको जनता जनार्दन को करना है। आज इतना ही, नमस्कार।